यूएनजीए में जिस तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने अपनी अपीयरेंस दिखाई, वो इम्प्रेसिव रही। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी तो बहुत ही सीजन्ड डिप्लोमेट और अब फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वो जिस तरह अपना असर्टिव लहजा इस बार ख़ास तौर पर यूएसए में दिखाने में कामयाब हुए। सिर्फ इसमें दिखाने की बात नहीं थी, उन्होंने बहुत अहम बातें भी की। ये बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जिन पे आज हम स्ट्रेटजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी के साथ एनालिसिस लेकर आएंगे। और फिर ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट किसी हतमी चेंज या किसी किस्म की चेंज में ढल सकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन रशिया जंग एक इंतहाई अहम मोड़ पे दाखिल हो चुकी है। अगला मोड़ क्या होगा, ये भी हम कामरान बुखारी साहब से जानेंगे। वाशिंगटन से हम खुश आमदेद कहते हैं, स्वागत करते हैं कामरान बुखारी साहब का। जी शुक्रिया ताहिर साहब। जी, आपकी मुलाकात भी गालबन बिलावल भुट्टो साहब से हुई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि साइड लाइन पे हुई, लेकिन बहरहाल इंटरेक्शन हुआ आपका उनसे। और आप चूँकि अमेरिका में बैठे हुए बहुत सारे जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और कहीं कहीं डील भी कर रहे हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बहुत असर्टिव लहजा अपनाया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को $450 मिलियन का जो एक तरह से रिलीफ मिल रहा है या पैकेज जिसमें F-16 की अपग्रेडिंग होगी, उनका ये कहना था फॉरेन मिनिस्टर का कि अमेरिका का ये कहना कि ये तैयारें टेररिज्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो इतने सोफिस्टिकेटेड तैयारे हैं, ये टेररिज्म को तो बहुत छोटे लेवल पे डील किया जा सकता है। ये लॉजिक उनकी समझ में नहीं आई या वो कन्विंस नहीं है। पहले मैं बातचीत शुरू करता हूँ कामरान साहब, कैसा आप देखते हैं बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका यूएनजीए के दरमियान? जी शुक्रिया ताहिर साहब। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरी कोई मतलब मुलाकात ऐसा सच नहीं हुई, और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो उनसे मिले थे, तो मैं कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं कोई वन ऑन वन मिला था। लेकिन ये है कि सलाम दुआ हुई थी, मतलब उनके साथ सवाल करने का मौका मिला, और जवाब में मतलब जो मिले और जो मैंने उनकी जो तकरीरें सुनी हैं एक दो महफिलों में और कुछ प्राइवेट गैदरिंग्स में, उन्होंने जो सवालों के जवाबात दिए, तो उससे तो अमीन यही मालूम होता है कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस किस्म की डिप्लोमेसी जो है कि स्किल्स और जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का जो एक जिम्मेदारी है वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे थे। इससे कबल जो है वो हिना रब्बानी खर साहिबा थी, जिन्होंने जो है ये फरीज़ा सर अंजाम दिया जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो भी थी उनके साथ, क्योंकि वो आपको पता है कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, वो जूनियर मिनिस्टर हैं, ये फेडरल मिनिस्टर हैं, तो दोनों थे। एंड आई थिंक दे डिड वेल। स्पॉटलाइट तो जाहिर है बिलावल साहब पे थी, और आई थिंक ही हैंडल हिमसेल्फ वेल। आई मीन हालात को देखते हुए, पाकिस्तान के हालात तो मैं और आप तो डिस्कस करते रहते हैं कि हालात अच्छे खासे ख़राब हैं, और जो इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं, जो ये सैलाब के बाद जो है फ्लड्स आए हैं, तो जो पाकिस्तान की पोजीशन है पोस्ट फ्लड्स, आई थिंक उसको उन्होंने बहुत ही स्किलफुली जो है वो प्रमोट किया कि भाई देखें ये जो है हम जिस सिचुएशन में हैं इसके हम खुद जिम्मेदार उस तरह से पूरी तरीके से नहीं है। इसमें जो है हम पोल्यूटेंट नहीं है, यानी हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 1% से भी नीचे है। तो लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जिन 8-10 मुल्कों का हुआ है उनमें हमारा नाम है, हम शामिल हैं, और अ थर्ड ऑफ द कंट्री जो है वो वाटर के जो है नीचे है, यानी ड्राउन कर रही है, और उनकी बहुत बड़ी आबादी, मतलब 33 मिलियन पीपल जो हैं, जो कि कई मुल्कों की आबादी, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ की 95% आबादी है, ये इसका जिक्र भी उन्होंने किया।
हवाला दिया कि भाई ये तो कनाडा की तो 95% आबादी जो है वो इतनी बड़ी है जितने हमारे लोग बेहाल बेसिकली डिस्प्लेस हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। तो आई थिंक वो सारा जो सिचुएशन है उसको बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि आई थिंक दैट वाज द मेन एजेंडा। गो के जाहिर है सवाल जवाब के अंदर बहुत सारे और मौजूओं के ऊपर भी गुफ्तगू करने का उनको मौका मिला, लेकिन आई थिंक उनका थ्रस्ट जो था वो ये था कि पाकिस्तान को जो इस वक्त बहुत संगीन दुश्वारियां का सामना है, पहले से ही हालात ख़राब थे, फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, अभी उसको डील कर ही रहे थे, आईएमएफ का पैकेज जो है साइन हुआ ही था, तो ये जो है वो ऊपर से ये सैलाब आ गए, तो वो जितने रकम आनी थी उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया है जिसका अजाला करना है। तो उसमें जो है किस तरीके से बैन अवी कम्युनिटी हेल्प करे, तो आई थिंक दैट वाज हिज मिशन एंड आई थिंक ही डिड अ फेयर जॉब इन, मतलब ये देखें ना, इनको 4 महीने हुए हैं सिर्फ वजीर खारजा बने हुए, पहली दफ़ा इनको कोई कैबिनेट पोजीशन मिली है और पाकिस्तान और चीफ डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान, तो उस सब चीज़ को देखते हुए आई थिंक ही डिड अ प्रीटी गुड जॉब। मैं यहाँ पे कमरान भाई साहब एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त की सरकार क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, ये जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, और इसको कुछ दुनिया के हलके, हत्ता के पाकिस्तान के कुछ हलके भी एक तरह से फरार की बात सुझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी है, वाकई ये सैलाब की तबाहकारियाँ क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा हैं, मगर इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एलीट है या वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं क्लाइमेट चेंज कहकर अपनी और नाअहलियाँ छुपा रहे हैं, और जो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं है। तो क्या ये किसी ने सवाल उठाया वहाँ पे? मैं देखें प्राइवेटली तो मैं मतलब ऐसी गुफ्तगू मैंने सुनी है, लेकिन पब्लिकली नहीं उठाया गया, मतलब इतना डायरेक्टली जारहाना तरीके से नहीं उठाया गया। और मैं बल्कि ये कहूँगा कि वाशिंगटन की तरफ से अच्छी खासी सिंपथी जो है एक्सप्रेस हुई है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने खुद किया। अब तकरीबन 70 मिलियन की जो डॉलर का जो की रकम है वो उसके हिसाब से वो पैकेज मिल रहा है, पहले कोई 50 मिलियन था तो अब कोई 25 मिलियन मजीद उसमें इजाफा किया गया है। तो गो के छोटी रकम है, पाकिस्तान के जो नुकसान है वो तो मतलब 20 25 30 बिलियन बताया जाता है, तो ये तो बहुत ही छोटी रकम है उसके मुकाबले में, लेकिन कम अज़ कम जो है उनको जो है सिंपैथेटिक निगाह से देखा गया। तो मैं नहीं समझता कि किसी ने इस तरीके से सवाल उठाया, लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो उसको समझने की और अनपैक करने की ज़रूरत है। तो देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो तूफान आया है, क्योंकि सैलाब पहले भी आते थे लेकिन इस लेवल का सैलाब नहीं आया पहले, तो ये एक बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। दूसरा पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि देखें पाकिस्तान, तो ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना, मतलब इसमें तो कोई अब दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की एलीट ने कई दिहाइयों से पाकिस्तान की जो मतलब रियासत की जिम्मेदारियां वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दी, जो डेवलपमेंट का काम होने की ज़रूरत है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, जो मतलब इस किस्म के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके खिलाफ जो ह्यूमनली पॉसिबल जो एफर्ट्स हैं उसमें तो शॉर्ट कमिंग्स रही हैं ना, तो वो बात तो कोई मतलब यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट, वो उससे आप भाग नहीं सकते। और आप तो उसके ऊपर गुफ्तगू होना ज़रूरी है, क्योंकि देखें क्लाइमेट चेंज जो है तो ये तो बड़े ज़माने से पता है ना, तो सवाल फिर ये उठता है कि अगर आपको पता है कि आपके मुल्क के अंदर पोलर रीजन से अगर हट जाएं, आर्कटिक से एंड अंटार्कटिका से हट के, तो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स आपके मुल्क में, और डाउनस्ट्रीम जो है वो कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है, और जो 2010 का फ्लड आया था उसके अंदर जो नुकसान हुआ था वो भी अच्छा खासा था, गो कि इस पैमाने का नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ पता नहीं था। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हुए तो क्या किया जा सकता था, क्या नहीं किया गया,
दैट इज़ अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, दैट इज़ अ लेजिटिमेट डिस्कशन तो जो होने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल साउथ का जो पैराडाइम है कि जी ग्लोबल नॉर्थ की पोllutants हैं, वो जो है उन्होंने जो है वो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एडवांस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। और जो बाकी मुल्क हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, तो उनका नुकसान हुआ है। तो ये जो पैराडाइम है ये जाहिर है इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक हद तक आप जो है वो इस जो पैराडाइम को लेके आगे चल सकते हैं और फिर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से इमदाद ले सकते हैं। देयर आर लिमिट्स टू इट ना, क्योंकि अमेरिका के पास अनएंडेड तो नहीं है इस वक्त, अमेरिका के सामने बहुत सारे और चैलेंजेस का सामना है। तो पाकिस्तान के लिए कितनी बैंडविड्थ है अमेरिका के पास, और बैंडविड्थ जो है मैं अटेंशन स्पैन को भी अटेंशन भी कह सकते हैं कि कितना ध्यान दे सकते हैं ऑन ऑन गोइंग कंसिस्टेंट बेसिस, और ध्यान से बढ़ के कितने पैसे एलोकेट हो सकते हैं। ये तो आई थिंक जो है ना फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद भी कहा, एक्नॉलेज किया था कि देयर इज जस्ट नॉट इनफ मनी in the international community dedicated for climate change, अपना इस तरह के जो डिजास्टर्स होते हैं उनको मीट करने के लिए। तो आई थिंक देर वो डिस्कशन बड़ा अहम है कि हाँ भाई एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्कों की क्या जिम्मेदारी है और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी क्या। लेकिन पाकिस्तान को मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि ये तो चलें मान लिया कि ये इस किस्म का तो कभी पहले तूफान नहीं आया था, लेकिन जो पहले तूफान आए थे तो उनको भी तो नुकसान हुआ है ना, तो उनके लिए भी तैयारी नहीं थी। तो जब उनके लिए तैयारी नहीं थी तो इसके लिए तो फिर जाहिर है यू आर नेवर प्रिपेयर्ड। और फिर पाकिस्तान की रियासत को, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को जिस बुरी तरीके से मिसमैनेज किया गया है सक्सेसिव गवर्नमेंट, सक्सेसिव रेजीम्स के दौर में, तो ये तो कोई मतलब इसके खिलाफ तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता ना। जी मैंने तारफी नोट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब का जो दौरा अमेरिका है उसके हवाले से बात की। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो बहुत असर्टिव रहे अपनी स्टेटमेंट्स में, और ख़ास तौर पर उनका बड़ा शदीद एतराज़ रहा पाकिस्तान को F-16 के हवाले से जो $450 मिलियन का एक पैकेज है। अब मुझे ये मालूम नहीं कि वो एड की सूरत में या पाकिस्तान पे करेगा व्हाटएवर, लेकिन वो किसी भी सूरत में उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि इसका ना फ़ायदा पाकिस्तान को है ना फ़ायदा अमेरिका को है, क्योंकि F-16 से आप टेररिस्टों के निशानों को ठिकाना बनाने से रहे। अगर टेररिज्म पे काबू पाना हो उनका ये कहना, तो वो तो बहुत मामूली रिसोर्सेज, मतलब F-16 से कम रिसोर्सेज और विल के साथ हो सकता है। आप कैसे देखते हैं उनकी इन स्टेटमेंट्स को? देखिए मैं समझता हूँ कि देखें इसमें दो पहलू हैं जो डिसएंटेंगल करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि ये जो $450 मिलियन का जो पैकेज है ये एक मेंटेनेंस पैकेज है। ये जो F-16 तैयारे हैं, जो फ्लीट है पाकिस्तान की, ये बड़ी एजिंग फ्लीट है। बेशतर तैयारे 1980 की दिहाई में पाकिस्तान को मुहैया किए गए थे। उस ज़माने के जो लिहाज था, कोल्ड वॉर चल रहा था, अफगानिस्तान में सोवियट्स थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके बाद जो है कोई आई थिंक गुज़िश्ता 10 सालों में कोई मज़ीद 6 तैयारे आए थे। कुछ तैयारे उनमें से उनका नुकसान हो गया और कुछ बेशतर तैयारे थे। लेकिन एक रियलिटी है कि जब भी कोई मुल्क एयर प्लेटफॉर्म बेचता है किसी किस्म का भी, तो वो इजीली बेचता है क्योंकि दूसरा मुल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो जाहिर है उनको मेंटेन भी नहीं कर सकता, स्पेयर पार्ट्स नहीं बनते। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जो है मतलब एवियोनिक्स में और एरोनॉटिकल जो सेक्टर है उसके अंदर पाकिस्तान ने अच्छी खासी तरक्की की है। जो JF-17 थंडर है, जो जॉइंट स्ट्राइक फाइटर है, जो चाइना के साथ बनाया है, वो मतलब दैट्स एविडेंस के पाकिस्तान के पास है। बट टू कंटिन्यू टू ऑपरेट एक फॉरेन प्लेटफॉर्म, तो आपको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, आपको मेंटेनेंस अपना की ज़रूरत है जो आप खुद नहीं कर पाते।
आपको टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि लिमिटेशंस है ना। अगर आपके पास होती तो आप फिर खुद ही तैयारा बना लेते, तो लेने की क्या ज़रूरत थी। तो दिस इज एन एजिंग फ्लीट जिसको अपग्रेड तो मैं नहीं कहूँगा, मेंटेन करने की बात की जा रही है। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपकी अपग्रेड में और मेंटेनेंस में बड़ा फर्क होता है। अपग्रेड ये होता है कि आपके पास जो तैयारे हैं वो जो कारकर्दगी या परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस परफॉर्मेंस को आप बढ़ाएंगे। मेंटेनेंस ये होता है कि जो तैयारा है आप उसको बेसिकली मिनिमल यूसेज के लिए उसको मेंटेन करें। ये ऐसा ही है कि जैसे आप और मैं अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं या कोई भी करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी सर्विसिंग करते हैं, कभी कभी उसके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। तो दिस इज व्हाट इट्स अबाउट। ये जहाज बहुत महंगे हैं और 450 मिलियन का फिगर बहुत छोटा है। तो एक तो ये पहलू है कि इसको देखने की जरूरत है कि इससे पाकिस्तान की जो सलाहियत में कोई खास फर्क नहीं आ रहा। अब आते हैं कि भाई भारत में जो है का जो रद्द अमल आया है, और जो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, और भी बहुत बातगश्त हो रही है इसके ऊपर। मेरे अपने उस्ताद हैं प्रोफेसर शुमीत गांगुली आदि, मैं उनका थोड़ी देर पहले आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूयॉर्क सन के अंदर, उन्होंने पब्लिश किया किसी के साथ। तो वो भी जो है एक तनकीदी उन्होंने पोजीशन अडॉप्ट की है। देखें, ये ये भारत को आई थिंक करने की जो है ज़रूरत है, इन द सेंस कि उसका इम्पेरेटिव है भारत का कि वो पाकिस्तान को किसी किस्म की इस तरह की जो एड आती है उसके खिलाफ उन्होंने बोलना है। लेकिन आई डोंट थिंक भारत को इससे फ़र्क पड़ता है इन रियलिटी। और क्यों नहीं पड़ता, उसकी वजह यह है कि भारत के पास पाकिस्तान से बहुत बड़ा एयरफोर्स है। भारत के पास जो एरोनॉटिकल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, इंडिजिनस जो है। भारत के पास जो है वो प्लेटफॉर्म्स भी दीगर मुल्कों के हैं, राफेल्स हैं, टॉर्नेडोज हैं, सुखोइज हैं, मिग्स हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, कुछ जहाज अमरीकी भी हैं उनके पास। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि इससे कोई इम्बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाएगा, और भारत को पता है। लेकिन फॉर जियो पोलिटिकल माइलेज एंड फॉर जियो पोलिटिकल पर्पसेज, ये इट्स पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ द इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस एज यूजुअल। तो ये बयानात होते हैं, लेकिन हकीकी तौर पे भारत को इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटीज जो हैं वो भारत के मुकाबले में अच्छी खासी इंफीरियर है। ये दोनों साइड्स को पता है। रहा सवाल अमेरिका का कि अमेरिका ये क्यों कर रहा है। देखिए, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ऑन गोइंग है, और ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान को लेके नहीं है, या जनूबी एशिया के खित्ते को लेके नहीं है, हर खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है। जो सुपर पावर होता है वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है। ये ब्रिटेन भी करता था अपने ज़माने में, और अमेरिका भी करता है। वो अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा खित्ता जहाँ पे एक मुल्क डोमिनेट कर जाए और वो इंस्टेबिलिटी हो उस रीजन के अंदर। उस रीजन की स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर हेनरी किसिंजर साहब ने बहुत ज़्यादा लिखा है, और उनसे पहले लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो काम किया है। तो बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रेटजी के तहत अगर भारत के साथ ताल्लुकात हैं, वो उन ताल्लुकात की नौइयत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी रखने की ज़रूरत है, उनके नौइयत मुख्तलिफ है। तो एक साइड पे कभी भी कोई सुपर पावर नहीं जा सकता। कई खित्तों के अंदर दो से ज़्यादा प्लेयर होते हैं। मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान, तुर्की, इसराइल और सऊदी अरब, ये चार बड़े मुल्क हैं। इन चारों को बैलेंस करने की अमेरिका को ज़रूरत है। तो ये एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो ये है कि, और जो इस दौरे में आई थिंक सामने आया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे में, कि वो आई थिंक अमेरिका जो है वो अब जो 20 साल की जो जंग है, जो पोस्ट 9/11 का जो 20 साल का दौर है, आई थिंक वो इट्स कम टू अ क्लोजर। क्योंकि वो जो हाइफनेटेड किस्म का एक पर्सपेक्टिव था कि जी अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो इंडो पाक के लेंस से देखेंगे या एफ पैक के लेंस से देखेंगे। आई थिंक कुछ इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं, मैंने कुछ ऑफिशियल से खुद सुना है, और उन्होंने पब्लिकली ये बात की और ये रिपोर्ट भी हुआ है, कि वो जो हाइफनेटेड किस्म का एटीट्यूड था कि पाकिस्तान को
किसी दूसरे मुल्क के साथ जोड़ के और पाकिस्तान को अपने लेवल पे यानी वन ऑन वन अप्रोच जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, अब उसकी तरफ कम से कम ये बाइडन वाइट हाउस उस जानिब कुछ पेशरफ्त कर रहा है। लेकिन ये है कि ये एक नया ट्रेंड है, ये कहाँ जाएगा, कितना आगे तक जाएगा। माजी में जो 20 साल में जो हुआ है, जो मिसट्रस्ट है, जो इल फीलिंग्स हैं, जो शिकायतें हैं एक दूसरे से, वो अपनी जगह पे हैं और वो जाने नहीं वाली। ये बात सबको पता है। तो आई थिंक कि ये जो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट है, चाहे वो फ्लड के रिस्पांस में है, चाहे वो ये $450 मिलियन का F-16 का पैकेज है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस बात का अंडरस्कोर करती हैं कि एक बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका मेंटेन करना चाहता है। और इस खित्ते के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है। भारत के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ही ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान की हुकूमत है, ना वो इधर है ना वो उधर है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। फिर ऊपर से जो है वो हम ईरान पे बात करेंगे, लेकिन ईरान भी साथ में है, चीन भी है साथ में। तो इस खित्ते में जो है वो किसी एक तरफ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि आपको डील करना पड़ेगा। अमेरिका को चाइना के साथ भी डील करना पड़ेगा, भारत के साथ भी डील करना पड़ेगा मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इनका आपस में कोई मिलाप नहीं है। और वो जो एक होती है मतलब वो एटमॉस्फेरिक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स और एक होती है जियोपॉलिटिक्स। आई डोंट थिंक रियली भारत को कुछ फर्क पड़ेगा अगर ये $450 मिलियन, ये बहुत छोटी रकम है और ये पुराने जहाज़ों को मेंटेन करने का है। या तो कोई नए जहाज़ दिए जाते ना, कोई नया पैकेज होता तो बात जो है वैलिड थी। तो आई थिंक कि जो है जो स्टेटमेंट्स हैं और जो भारत की एक्चुअल कंसर्न्स हैं, उसके जो तजाद है या उसके अंदर जो डिफरेंस है, उसको समझने की ज़रूरत है। जी, अब हम मूविंग ऑन टू ईरान। आपने अभी ज़िक्र किया ईरान में बहुत बड़े लेवल पे मुज़ाहरे हो रहे हैं, ख़ास तौर पर उस बच्ची की हलाकत के बाद, जिसको कहा जाता है मुबैना तौर पर ईरानी हुकाम ने अपनी हिरासत के दौरान तशद्दुद करके उसको मारा। तो मिस अमीनी के उस वाक़या के बाद ईरान के 80 से ज़्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस लेवल पे प्रोटेस्ट शायद ईरान में खुमैनी के इनकलाब के बाद देखे जा रहे हों। हो सकता है उस लेवल के ना हो, मगर वाइड स्प्रेड हैं। आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये ईरान में किसी किस्म की कोई तब्दीली, ईरानी रजीम के माइंडसेट में तब्दीली, या वहाँ पे इनकलाब बहुत मशहूर है, इनकलाब ईरान के बाद, या किसी इनकलाब की कोई राह निकल सकती है? यहाँ पे मैं इनकलाब कोट अन कोट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें पेचीदगियां हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखें, ये तो जस्ट लेटेस्ट है। ये जो 22 साला बच्ची की हलाकत जो है, जो बेईमाना जो उसके ऊपर जुल्म किया गया, अपना मोरालिटी पुलिस ने अपनी तहवील में लेके तो उसके ऊपर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उसकी हलाकत हुई। ये तो एक लेटेस्ट एपिसोड है ना। और उसने तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को जो है वो इस तरीके से जो है ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस दफ़ा जो फ़र्क हुआ है वो ये हुआ है कि एक तरह से आग फैल गई है। आग की शिद्दत शायद उतनी नहीं है, यानी इतने ज़्यादा लोग सड़कों पे नहीं हैं जिस तरह के जब शाह ईरान का तख्ता उल्टा था तो उससे पहले हम देख रहे थे। लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया, जो अहम पॉइंट है वो ये है कि ये जो है इसकी जियोग्राफी बहुत वाइड स्प्रेड है। ये मेरे जो इल्म में है वो ये है कि तमाम के तमाम प्रोविंसेस में मुजाहरे हो रहे हैं। जब वो छोटे पैमाने पे हो रहे हैं, कितने लोग हैं, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। कितनी मतलब सस्टेन्ड हैं, कितने दिनों तक वो हुए, लेकिन हर जगह हमने ये प्रोटेस्ट देखा है। तो ये चीज़ जो है बड़ी अहम है, इसको नोट करने की ज़रूरत है। इसने एक्चुअली रेजीम को बहुत ज़्यादा झटका दिया है और उसके मैं आपको कुछ शवाहिद पेश करूंगा कि
रॉयटर्स की खबर थी, सोर्सेज को जो है के थ्रू कोट किया जा रहा है कि खामेनी साहब जो सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्ला अली खामेनी, जिन्होंने इस पूरी रियासत ये इस्लामिक रिपब्लिक को तरतीब दिया है अपने 33 साला दौर के ऊपर, और जो अब बूढ़े हो चुके हैं और अलील भी हैं, और जो है यही है कि का आने वाले मतलब महीनों में या सालों में या कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर है वो अपने करियर के एंड पे हैं और वो अब ज़्यादा देर सुप्रीम लीडर नहीं रहेंगे। ये किसी को नहीं पता कि कब तक रहेंगे, क्योंकि ये तो कुदरती अमल है। तो वो उनसे मंसूब है कि भाई एक कोर्ट के उन्होंने कहा कि भाई ये इस्लामिक रिपब्लिक जो है, जो उनका जो इस्लामी रियासत है, जो उनकी रेजीम है, वो ख़तरे में है। ये उन्होंने खुद कहा है, और इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से रोको, और मेरी तरफ से आपको खुली छुट्टी है। तो ये कहना, और फिर कल खबर आई थी कि रईसी जो हैं, अब मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आया उन्होंने वो स्पीच दी है या नहीं कौम से खिताब की बात हो रही थी कि जो इब्राहिम रईसी हैं, जो हाल ही में अपना सदर बने थे, और उनको भी हार्ड लाइन कहा जाता है, और उनकी मतलब उनका करियर भी जो है वो लोगों के ऊपर जुल्म करते हुए गुजरा है, तो वो उन्होंने तकरीर करनी थी। याद रहे, ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि 2009 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा लोग थे, उस वक्त खामेनी साहब ने खुद तकरीर की थी, खुद कौम से खिताब किया था। तो इस दफा जो नहीं किया, ये बहुत ऑड है और सिग्निफिकेंट है। क्या हिकमत अमली है कि वो नहीं आना चाह रहे? क्या उनको ये है कि भाई उनके वो बेसिकली सिंबल हैं पब्लिक एंगर का, तो मजीद आग को हवा देने वाली बात होगी अगर वो खिताब करेंगे? क्या ये चीज़ उनको रोके हुए है? क्या उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा नासाज है कि वो सामने नहीं आ सकते? और रईसी साहब जो हैं, जाहिर है उनकी जगह जो सदर हैं, जो छोटे प्लेयर हैं, और उनके सामने इनसिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो ये तकरीर करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी अहम है। गो कि आप इसको सिंबॉलिकली देख सकते हैं, लेकिन जो हम ईरान वॉचर्स हैं, जो बड़े ज़माने से देख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है कि खामेनी साहब खुद नहीं कर रहे, वो इब्राहिम रईसी से करवा रहे हैं बैठ के। तो ये भी एक अलामत है इस चीज़ की कि रियासत इज़ नॉट डूइंग वेल। तो ये तो मौजूदा हालात की बात हुई। मैं आपके शो में भी और लिख भी चुका हूँ, बड़े ज़माने से लिख रहा हूँ कि ईरान, ये तो लेटेस्ट झटका है ईरान की इस रियासत को। ये रियासत जो है बड़े अरसे से जो है वो एक बीमार है और टर्मिनली इल है। इसके पास सॉल्यूशंस नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग जो कि इस रियासत के शहदाई थे, इसका हिस्सा थे, वो भी इससे दिल बर्दाश्ता है। तो आम आवाम, और ख़ास तौर पे जो यूथ है, जो नौजवान, जो जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, उनका तो वो बहुत डिसअफेक्टेड हैं, वो इससे रिलेट नहीं करते। तो ये जो एक तरह से एवोल्यूशनरी रेजिम चेंज की तरफ हम बड़े ज़माने से चले आ रहे हैं, तो इसने शायद उस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया है। अब ये हो सकता है कि जो गार्ड्स हैं, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, क्योंकि वो सिक्योरिटी सिस्टम के कंट्रोल करती है, उसके मातहत है बाकी पुलिस, बैसीज और दीगर, यहाँ तक कि मुसल्लह अफवाज जो है, जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं, वो भी उनके ज़ेर साया है। हो सकता है कि वो किसी तरीके से सड़कों को टेम्पररी तौर पे ठंडा कर दें, क्योंकि गुस्सा भी एक हद तक किया जा सकता है, अनलेस के आप जो है वो मज़ीद जुल्म कर रहे हैं और उस जुल्म की वजह से मज़ीद लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो अगर तो ऐसा होता है तो फिर तो ये हालात बेकाबू होने के मतलब चांसेस हैं। लेकिन हम अस्यूम कर लेते हैं कि जो है ये कुछ हफ्तों में ये चीज़ जो है इसको मतलब ये प्रोटेस्ट जो है ये मध्यम पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उससे ये रेजीम के मसले, जो कि देरीना मसले हैं, जो इस प्रोटेस्ट जो हुए हैं, वो एक सिम्टम है लार्जर डिजीज का,
डीपर मलेज का, कि जो इस रियासत को अफ्लिक्ट कर रही है, वो तो नहीं तब्दील होगी, वो ट्रेजेक्ट्री नहीं हो सकती। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर ये इस वक्त के इस प्रोटेस्ट को दबा भी लें, तो इट्स ओनली किकिंग द कैन डाउन द रोड। ये यहां से ये रियासत अनलेस के को फंडामेंटल चेंज नहीं आता, ठीक है, खुद से, तो मैं नहीं समझता कि ये रियासत जो है अब दोबारा से सेहतयाब हो सकती है। ये हम रेजीम चेंज, जिसको मैं एवोल्यूशनरी रेजीम चेंज बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 4 साल पहले मैंने इस पर एक मजमून लिखा था इसी नाम से, एवोल्यूशनरी रेजीम चेंज के, वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता, उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है, वो स्ट्रक्चरल है। और फिर ये है कि चलें आप, मतलब आपने इस बच्ची को क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि वो मतलब उसका बेपर्दा थी, कोट अन कोट बेपर्दा थी, सर के बाल नजर आ रहे थे, सही तरीके से हिजाब में, जो भी आर्ग्यूमेंट आप करें, आपने उसको मार दिया। अब ये है कि अब वो अगर जो है ना भी कोई प्रोटेस्ट करे, ना भी कोई वायलेंस करे, ना भी कोई आगे लगाए, इस तरह का कोई आर्सन वारसन का मामला ना हो, सिर्फ एक सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाती है कि औरतें ये बड़े नंबर्स पे, इंक्रीजिंग नंबर्स में कह रही हैं हम नहीं पहनते, कर लो जो करना है। यानी हम लड़ नहीं रहे, लेकिन हम बाहर आएंगे और हम जो है अपने तरीके से ड्रेसअप होंगे, आप हमें नहीं बता सकते कि हमने क्या पहनना है और कैसे हमने सर ढांपना है या नहीं ढांपना, या क्या कपड़े पहनने। फिर ये क्या करेंगे? उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। तो इसी आपको वजह जी 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 आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद फराहम करेगी ईरान में ह्यूमन राइट्स के जो फाइटर्स हैं उनको? देखें, लिमिटेशंस है ना, रसाई नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत मतलब अथॉरिटेरियन रेजीम है, बड़ी सख्त किस्म की अथॉरिटेरियन रेजीम है, आउटसाइड वर्ल्ड से कटे हुए हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है, जिसमें इलॉन मस्क साहब जो हैं, जो कह रहे हैं कि भाई कोई स्टारलिंक सिस्टम है जिसके तहत इंटरनेट के तक रसाई हम करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी जो है डिबेट है कि वो किस हद तक उसके अपना इफेक्टिव होगा नहीं होगा सब। तो एक हद तक बाहर की कम्युनिटी बराह रास्त अंदरूनी हालात को शेप कर सकती है, हाँ दबाव डाला जा सकता है, उनकी आवाज बना जा सकता है, जो लोग वहां पे पिस रहे हैं, जो लोग जो है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज बना जा सकता है, तो इससे मोमेंटम शायद क्रिएट हो। लेकिन अगर तब्दीली आनी है, वो अंदरूनी तौर से आएगी, और दो तरीके से। एक तो ये है कि मतलब एक सूरत हाल ये हो सकती है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये अभी ठंडे हो जाएं, लेकिन बाद में फिर शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी 2019 में भी प्रोटेस्ट हुए थे फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, उनकी उसके अंदर को 1500 लोग मारे गए थे, ठीक है, तो ठंडा कर दिया, लेकिन फिर शुरू हो गए अब 2022 में। तो ये अब वो कहते हैं कि ये अब गैदरिंग एक स्टॉर्म है। तो एक ये तरीकाकार हो सकता है। दूसरा तरीकाकार ये भी हो सकता है कि खामेनी साहब जो हैं वो दुनिया में ना रहें, मतलब वो गुजर जाएं, क्योंकि बीमार हैं। मतलब ये तो वो एक तरह से इसको हम कहते हैं डेथ वॉच पे है दुनिया, के हाँ भाई कब तक, कि अब तो मतलब कोई यंग आदमी तो नहीं है ना कि हम कहेंगे कि अच्छा बीमार हैं तो उनको शफा हो जाएगी, 5 साल और जी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो एक चेंज ट्रांजिशन पेंडिंग है। उस ट्रांजिशन के बाद मेरे नज़दीक मैं समझता हूं जो सूरत हाल उभर के आएगी कि जो उनका जानशीन होगा, क्योंकि एक नया सुप्रीम लीडर तो करना होगा ना, या कोई सुप्रीम लीडर्स की काउंसिल बन जाएगी, ये भी एक गुफ्तगू होती रहती है। जो भी सूरत हाल होती है, जो भी जानशीन बनता है या बनते हैं खामेनी साहब के, उनकी वो हैसियत नहीं होगी जो खामेनी की थी। और मैं समझता हूं कि वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पपेट्स होंगे। अब सवाल उठता है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड क्या करेंगे। उनके बारे में जो मेरा अंदाजा ये है कि वो उस तरीके से आइडियोलॉजिकल नहीं है जिस तरीके से क्लेरिक्स हैं। और अगर उनका अपर हैंड आ जाता है तो वो, क्योंकि एक होता है आइडियोलॉजी, हम तालिबान के हवाले से भी बात करते हैं कि भाई उनका एक आइडियोलॉजिकल शक्ल है, और बहुत सारे लोग उनके आइडियोलॉजिकल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रैग्मेटिक भी हैं। गार्ड्स का ये है क्योंकि वो इकोनॉमी को भी चलाते हैं, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, स्मगलिंग के ऑपरेशन भी करते हैं, काउंटर वो सैंक्शंस बस्टिंग जो ऑपरेशंस हैं वो भी करते हैं। तो वो जो
रोज़मर्रा के जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए वो उसमें इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी फोर्स और अ मिलिट्री फोर्स, इट डोमिनेट्स द स्टेट। तो मैं नहीं समझता कि वो इन हालात में ये चाहेंगे कि जितना उन्होंने हासिल किया है ओवरसीज, इराक में इन्फ्लुएंस, सीरिया में इन्फ्लुएंस, लबनान में, यमन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वो उस सब चीज को दाव पे लगा देंगे। तो आई थिंक उनकी तरफ से शायद कोई तब्दीली आए। सवाल ये उठता है कि जो है कौन सा प्रोसेस पहले होगा, क्या जो है ये हालात बेकाबू हो जाएंगे और खामेनी साहब हैं या नहीं हैं वो एक इर्रेलेवेंट बात हो जाएगी, या फिर ये है कि हालात जो है किसी ना किसी तरीके से ये मडल थ्रू करते रहेंगे, ये प्रोटेस्ट खत्म हो गए, नए शुरू हो जाएंगे, और इवेंचुअली जो है जब खामेनी साहब नहीं रहेंगे तो उस वक्त क्या होगा और कैसी तब्दीली आएगी। वो फिर मैं दोहराऊंगा कि ये एवोल्यूशनरी रेजीम चेंज है, ये अब इर्रिवर्सिबल है। जी, अब हम बढ़ते हैं रूस और यूक्रेन की तरफ। रूस की तो खैर बहुत अच्छी शराकतदारी है ईरान के साथ, मगर कामरान बुखारी साहब आखिर में दो एक बातें हम रूस यूक्रेन की वॉर के हवाले से करते हैं। रूस में रेफरेंडम की बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि यूक्रेन के 4 इलाकों पर रेफरेंडम होगा, और यूक्रेन दूसरी तरफ अपने खोए हुए कुछ हिस्से वापस लेने में कामयाब हो चुका है और कुछ हिस्से वापस लेना चाहता है। और व्लादिमीर पुतिन बहुत इस वक्त नाराज़ नज़र आते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पे। वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन की जो मदद की है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो तो न्यूक्लियर वॉर तक की धमकी दे रहे हैं। तो इस वक्त रूस यूक्रेन के जो मामलात बहुत ही जंगी मामलात नाजुक मोड़ पे आ चुके हैं, तो अगला मोड़ आपको क्या मुड़ते हुए नज़र आ रहा है? जी, आपने बहुत सारे जो है वो इससे मिलते जुलते जो ताने बाने हैं उनका हवाला दिया है। मैं एक एक करके तमाम पहलुओं पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, और मैं जानता हूँ वक्त बहुत कम है तो क्विकली करने की कोशिश करता हूँ। देखें, अभी हाल ही में एससीओ की मीटिंग हुई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ पे, और इन दोनों शख्सियात ने खुलकर सलाह की, मशवरा दिया सदर पुतिन को कि भाई ये जंग जो है अब आप बंद कीजिए। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि पुतिन साहब ने कुछ तो ये खबरें आई अपना जो मोदी साहब के बयान थे वो तो जो है ना हमें मीडिया में मिले। जो जी की वन ऑन वन बातें हुई हैं पुतिन के साथ, उनके बारे में हमें पुतिन साहब ने खुद ही बता दिया कि भाई हाँ, उन्होंने कुछ कंसर्न्स एक्सप्रेस की हैं, तो वो हम जो है एड्रेस करेंगे, लेकिन हम जो है बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और ये और वो। तो जो अहम बात थी कि उन्होंने किन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? वो सिंपली पुट, अगर मैं जी हूं और मैं पुतिन से मिल रहा हूं तो मैं उनको क्या कहूंगा कि भाई देखें, आप डूब रहे हैं और साथ में हमें ले भी डुबो रहे हैं, तो आप मत ये कीजिए, तो खुदारा जो है बैक ऑफ कीजिए और इसको एस्केलेट ना कीजिए। आपका नुकसान हो रहा है और हमारे लिए कारोबार करना आपके साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। ये पता है सदर पुतिन को, लेकिन जाहिर है कोई भी एक्टर जो है वो टावल नहीं फेंक देता, जिसको कहते हैं ना थ्रो इन द टावल, जिसे जो मुहावरा है, वो ऐसा नहीं होता। तो अगर उसने कोई मतलब बैक ऑफ भी करना है तो वो किसी फेस सेविंग या किसी हिसाब से करना है। तो अब आते हैं कि ये जो न्यूक्लियर इशू के ऊपर देखें, पहली बात तो ये है कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल होंगे, वो बहुत खौफनाक होते हैं, वो एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर नहीं इस्तेमाल हुए। तो एक तो बात ये है। हाँ, बात की जाती है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, लो यील्ड वेपन जो है ना के जी वो यूज हों, क्योंकि अगर जो है मतलब रूस की कमर जो है वो दीवार के साथ लग जाती है पुतिन साहब की, तो वो फिर रास्ता निकालने के लिए, अगर उनकी फोर्सेस कन्वेंशनली हार रही हैं तो अपनी हार को बचाने के लिए क्या वो इस्तेमाल करेंगे? मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि
जो अपना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो उससे पहले कन्वेंशनली रूस के आर्सनल में और भी खौफनाक हथियार हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो है वो कहते हैं कि हाथी का दांत दिखाने के और खाने के और, ये वो वाला मामला है। ये परसेप्शन शेपिंग हो रही है। फिर आते हैं कि दोनों जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिशियल हैं रबकॉव साहब और जेक सलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, उन दोनों का बयान आया कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमारा एक चैनल खुला हुआ है और हम मामलात को, न्यूक्लियर मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पेश किया जा रहा है दोनों जानिब से कि जी हम न्यूक्लियर एस्केलेशन को नहीं चाहते और इस वजह से बातचीत कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अब जो है वेट वेदर आ रहा है, पहले बारिशें होंगी फिर बर्फ पड़ेगी और उसमें फिर ये जंग नहीं चल सकती और ये रूस को पता है और रूस ने अभी इलाके खो दिए हैं। तो रेफरेंडम तो दूर की बात है ना, अब सवाल ये उठता है आपने रेफरेंडम कहाँ किया, आपने कह दिया 90% ने हमारे हक में कह दिया। ये तो आमरों का एक शेवा है कि वो 90% कहते हैं। जनरल ज़िया ने भी कहा था कि मुझे 90 से ज़्यादा % जो है वोट मिले थे, इसलिए मैं 5 साल के लिए और सदर बन गया हूँ। तो इस तरह तो, और ये मतलब सदर असद सीरिया के अंदर, कद्दाफी वगैरह, सद्दाम वगैरह, ये सब यही करते थे। तो ये तो मतलब मीनिंगलेस है। जो रहा सवाल कि आप जो है एनेक्स करेंगे, तो एनेक्स कैसे करेंगे जब आपके इलाके ही आपके पास पूरे नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो जहां पे फौजें थी, जिसको वो कॉन्टैक्ट लाइन कहा जाता है, फरवरी 24 से पहले जहां फौजें बैठी हुई थी दोनों तरफ की, उससे तो जाहिर है तजावुज कर गया रूस। लेकिन जितना ज्यादा तजावुज किया था उसमें बहुत सारे शहर खो भी दिए उन्होंने हाल ही में, जिसका आपने हवाला दिया। तो किसको एनेक्स करेंगे? वो इलाके जो इनके हाथ से जा चुके हैं या वो इलाके जो इनके पास हैं? ये भी जो है नाइदर हियर नॉर देयर है। ये कुछ स्टेबल ग्राउंड पे नहीं बैठे हुए, क्योंकि अगर जो है ये शहर खो दिए हैं गुज़श्ता कुछ हफ्तों में यूक्रेन अपना रूस ने, तो ये मतलब हु इज टू से कि आने वाले दिनों में मजीद शहर नहीं खो देते। सो ये अब को पॉज की तरफ मैं समझता हूँ कोशिशें की जा रही हैं। कोई गारंटी नहीं है कि कोई पॉज होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी लेन देन होती है, बार्गेनिंग होती है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली पुतिन साहब के पास ऑप्शंस नहीं है, और अगर वो कोई फेस सेविंग नहीं कर पाते और बहुत ही बुरी तरीके से मजीद पसपाई होती है आने वाले महीनों में, तो फिर पुतिन साहब की अपनी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, रूस की रियासत खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि पुतिन साहब की हुकूमत और रूस की रियासत जो है वो कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। ये रियासत जो है जब से येल्सिन साहब फारिग हुए थे और पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट बने थे 1999 में, तब से लेके अब तक ये पूरी रियासत व्लादिमीर पुतिन के इर्द गिर्द जो है इसको शेप किया गया है। अगर वो नहीं इसको कंट्रोल कर पाते तो सिर्फ सदर तब्दील नहीं होगा बल्कि हुकूमत भी डगमगा जाएगी, और वो अनस्टेबल रशिया किसी के हक में नहीं है। ऑलरेडी दागिस्तान में और इलाकों में मुजाहरे हो रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वहाँ से ड्राफ्ट कर लें लोगों को, मोबिलाइजेशन भर्ती कर दें फौज के अंदर, क्योंकि उनकी फौज की उनके पास फौज नहीं है। तो और फिर ये देखना है कि जॉर्जिया जैसा मुल्क, क्या वहाँ पे कोई कार्रवाई होगी। और फिर एक सबसे बड़ी बात जो आखिर में मैं कहता चलूँ कि रूस ने जंग शुरू की, रूस ने वो जंग के जो अहदाफ थे हासिल नहीं किए, उल्टा नुकसान हो गया। बहुत जी जी जी, सॉरी ये स्ट्रेटजी नहीं चल रही। अब सवाल ये उठता है कि और क्या रूस कर सकता है अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए। तो उसमें जो है कहीं और हमला करेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अमेरिका को, ये देखना भी बाकी। बहुत आखिर में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे मुख्तसरन कि व्लादिमीर पुतिन और उनकी सरकार का मुस्तकबिल, अगरचे उसकी तरफ आपने एक इशारा किया, मगर इन हालात में फिर मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? देखिए, मुस्तकबिल जो है वो स्टेटस को नहीं चल सकता। यानी अब ये कहना कि भाई हम जंग बंद हो जाएगी और फिर फरवरी 24 से पहले के जो हालात थे वो दोबारा नमूदार हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला। वी आर नॉट गोइंग बैक टू दैट। तो आई थिंक कि या तो जो है
बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि कोई लंबे अरसे के लिए कोई पॉज हो जाए हॉस्टिलिटीज़ के अंदर, लेकिन ये है कि वो जो फ्रिक्शन है वो रहेगी और बड़ी वो टेंस किस्म की सिचुएशन रहेगी। किसी वक़्त भी जो है दोबारा से जंग छिड़ने का ख़तरा होता है, जैसे सीज़ फायर होते हैं। तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस सिनेरियो में जो है बहुत सारे हैं। उनमें से जो और वो यानी ऐसे नहीं है कि वो हकीकत से दूर हैं। वो वेरी मच इन द रेल्म ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं कि अगर रूस को पसपाई होती है, तो जो रूस के अंदर जो है इसके क्या असर होगा? पुतिन साहब के बारे में क्या मतलब क्या मुज़ाहरे रूस के अंदर शुरू हो जाएँगे? ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन क्या बड़े पैमाने पे होंगे? क्योंकि जब कोई रियासत जंग हारती है या जीत नहीं पाती, फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं। तो आई थिंक कि वो हमें वॉच करने की ज़रूरत है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी है वो यही है कि रूस की रियासत जो है वो कमज़ोर हो रही है और ये जंग ने उस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया है। एक बात मज़ीद आपसे जानने की ज़रूरत है यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन आपको आने वाले दिनों में किस पोजीशन पे नज़र आ रहा है? देखिए, आई थिंक यूक्रेन जो है वो अपना ज़ाहिर है जहाँ रूस जंग हारेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन को उसके अपने सारे इलाके वापस मिल जाएंगे। तो यूक्रेन को जो है क्राइमिया वापस क्या ले सकता है, मैं नहीं समझ सकता। वो ब्रिज टू फार है। बहुत सारे इलाके लोहांस्क एंड डोनेट्स्क के अंदर जो हैं वो भी इनके हाथ से जो है ना बाहर हैं। तो अनकरीब तो नहीं है, लेकिन जब वो रिवर्स वेव आती है तो अब कुछ शहर लिए हैं खैरसौन वगैरह, और वो जहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हैं वो दूसरे शहर के अंदर, तो इस तरह के तो वाकयात हुए ना। तो क्या जो है जब पसपाई होती है तो क्या डोमिनो इफेक्ट होगा, ये भी रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी के अंदर है, लेकिन कितना प्रोबेबल है ये देखना है और कब होगा। तो यूक्रेन का भी ये है कि अपर हैंड तो रहेगा, वो मतलब क्लियरली उन्होंने रेजिस्ट किया और जीत जाएंगे, लेकिन ये अस्यूम करता है कि रूस कोई और किसी जानिब से तो मतलब कोई फ्रंट ना खोले, यानी बेलारूस की तरफ से वो फ्रंट ना खोले, या फिर ये है कि मोल्डोवा की तरफ से, नाइस्टर की तरफ से, जो बेसिकली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर है, फिर जंग फैलने का है। तो अभी हम बहुत जैसे कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी में कहते हैं विचिंग आवर में है, कि हमें पता नहीं है कि रूस क्या करना चाहता है। क्लियरली उनके जो मौजूदा स्ट्रेटजी है वो चल नहीं रही है, वो फेल हो चुकी है। तो ऐसा तो नहीं है, वो अहमक तो वो नहीं है कि वो इसी स्ट्रेटजी पे लगे रहेंगे, उनको स्ट्रेटजी तब्दील करनी है। वो क्या स्ट्रेटजी होगी वो डिटरमिन करेगा यूक्रेन का फ्यूचर और रूस का फ्यूचर। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। हम इस मुख्तसर वक्त में इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे जितनी बात कर सकते थे की, और अगले हफ्ते फिर आपके साथ जुड़ेंगे और इसी स्ट्रेटजिक थिंकिंग में आपकी राय उस वक्त के जो हालात होंगे उसके मुताबिक हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे जनाब कामरान बुखारी साहब की। उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर के UNGA में जो शिरकत और फिर उस शिरकत के अरसा के दौरान जो बयानात, जो इंटरेक्शन रहा, उस पर एक मुख्तसर एनालिसिस दिया। इसके साथ साथ ईरान की सूरत हाल और रूस यूक्रेन की सूरत हाल के हवाले से भी बताया। आप हमारा टैग TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप हमें नीचे चलने वाली पट्टी के तहत कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या हमारे इसी टैग TV के YouTube चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करें तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से और कामरान बुखारी साहब की तरफ से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.